हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपी स्टडीज़। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी, जिसमें हमने लिया है बायोलॉजी का क्लास 11th का। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैंने उठाया एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बोर्ड के व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी में देखते हैं उसके कंटेंट्स के बारे में। तो क्लास 11th में टोटल 5 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट है आपके डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, थर्ड है आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फोर्थ आपके आएंगे प्लांट फिजियोलॉजी और फिफ्थ है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट यूनिट में देखेंगे आज। तो आज शुरू करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट है लिविंग वर्ल्ड, सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड आपके प्लांट किंगडम और फोर्थ आपके एनिमल किंगडम है। तो यहाँ पे यूनिट 1 का थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इसको स्टडी करने के बाद हम जानते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। तो इसमें बताया यही गया है कि जितने भी बायोलॉजी होते हैं, वो बायोलॉजी जो जितने भी लिविंग प्रोसेस और लाइफ फॉर्म है, उसके स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, और लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे आपके डाइवर्स नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको क्लासीफाई करने के लिए अर्ली मैन ने सबसे पहले एनिमेट और इन एनिमेट में डिवाइड किया था। एनिमेट आपके जितने भी लिविंग होते हैं और इन एनिमेट आपके जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग क्लासीफाई करके सारे डाइवर्सिटी के बारे में नहीं जान सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ उन्होंने, जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया, तो देखा कि जो कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सिमिलरिटी शोज करते हैं एक दूसरे से, तो उसको उन्होंने एक ग्रुप में रखा। तो इस चीज़ को करने के लिए उन्होंने सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई किया, उसका नॉमेनक्लेचर दिया और उसके बाद उसको क्लासीफाई किया। ठीक है, और उसके बाद ये भी देखा जाता है कि इस चैप्टर में हम बायोलॉजी के क्लास 11th में एक टैक्सोनॉमिस्ट के व्यू से हम लोग पढ़ेंगे कि एक टैक्सोनॉमिस्ट जो इस लिविंग वर्ल्ड को है वो कैसे देखता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में आपके हैं द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम लोग ये लगभग 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज़ लिविंग। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये लाइफ जो है, जो आप ह्यूमन लाइफ, एज ए ह्यूमन लाइफ जो चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर बाहर वर्ल्ड में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इसको देख के हमें बहुत वंडरफुल महसूस होता है कि इतने अच्छे जगह पे हम लोगों का जन्म हुआ। तो उस चीज़ को न देखते हुए अगर इस चीज़ को देखें कि इतने डाइवर्स वर्ल्ड को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे एज अ स्टूडेंट्स या एज अ साइंटिस्ट, क्योंकि बेसिकली नीट या फिर कुछ भी करेंगे तो आपका पढ़ने का यही मतलब होगा कि उससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आपको पता रहना चाहिए, या एज अ फार्मर, एज अ डॉक्टर या एज अ इंजीनियर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जितने भी आप जानते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। ठीक है, उनके लिए एक 37 डिग्री सेल्सियस उनका होमोस्टेसिस होनी चाहिए। इंडिया में तो और भी खास करके 6 मौसम में, वो 6 मौसम में सर्वाइव करते हैं। पर जो कुछ एनिमल्स होते हैं या कुछ प्लांट्स होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं। जैसे आपके इसमें दिए हुए हैं, कुछ लोग एकदम कोल्ड माउंटेन्स में ही पाए जाते हैं, कुछ आपके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट और हॉट स्प्रिंग। तो इन सब जगह लाइफ पॉसिबल है, जिसको सोच के बहुत आश्चर्यजनक महसूस करते हैं हम लोग कि इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कैसे करते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि कुछ बर्ड्स जो होते हैं माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें जानेंगे। उसके बाद आपके जो होते हैं आपस के जो जितने भी इकोसिस्टम है, एक इकोसिस्टम में एक मेंबर दूसरे मेंबर से कितना कॉर्पोरेट करता है। इकोसिस्टम के जो पॉपुलेशन होते हैं उसमें एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ कैसे कॉर्पोरेट करता है, या स्पीसीज के सेम स्पीसीज के मेंबर्स जो होते हैं, डिफरेंट मेंबर, वो कैसे एक दूसरे से कॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाए तो सेल एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके हम एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे मन में कि ये लाइफ है क्या आखिर। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के अंदर भी एक दो क्वेश्चन और उठता है कि पहली बात तो है कि लाइफ क्या है, और दूसरी चीज़ है कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो पहला तो हम आंसर कर सकते हैं एज अ साइंस स्टूडेंट कि व्हाट इज़ लाइफ। दूसरा, हम व्हाट पर्पस ऑफ द लाइफ जानने के लिए तो आपको फिर फिलॉसफी का स्टडी करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग दूसरे मैटर में देखेंगे। तो एज अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन,
द सेकेंड क्वेश्चन, बट फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ लिविंग। अब देखिए लिविंग क्या होता है। तो लिविंग को जानने के लिए सबसे पहले अगर किसी से पूछा जाए कि लिविंग क्या होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या होता है, तो ये देखा जाता है कि वो बोलता है कि लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग के पास इन्वायरमेंटल सेंस करने का क्षमता होता है। चौथा कह सकते हैं कि वो अपना रिस्पॉन्स के हिसाब से वो अपना सुटेबल इन्वायरमेंट ढूंढ लेता है। और उसके बाद और इससे आगे अगर थोड़ी से बढ़े, हायर क्लास में पढ़े, तो वो बताएगा कि उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्फ रेप्लिकेट करने का एबिलिटी होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज करने का एबिलिटी होता है। सेल्फ ऑर्गेनाइज का सेंस होता है कि जो जितने भी ह्यूमंस या फिर एनिमल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, हायर क्लास के हों, सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं। और उन मेटाबॉलिज्म का वही फंक्शन होता है कि केमिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू ह्यूमन या फिर एनिमल्स के अंदर जितने भी चीज़ों की ज़रूरत हो उस चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखना। क्योंकि आप एक मेंबर को उठा के देख लीजिए, अगर लिविंग थिंग्स के एक मेंबर को आप देखते हैं, अगर प्लांट का एक वेराइटी लीजिए मैंगो, तो मैंगो के सारे प्लांट्स में आपको एक ही तरह के ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे, है ना वंडरफुल ये चीज़। तो ये चीज़ भी आपके सिर्फ लिविंग में मिलेंगे, नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद आप इसमें से अब हम एक एक चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। देखिए ग्रो यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं, ग्रोथ के दो फैक्टर, या तो वो मास में इंक्रीज होगा या तो उसके नंबर में इंक्रीज होगा। मतलब सेल का मास बढ़ेगा, सेल का साइज बढ़ जाएगा। दूसरा होता है सेल का नंबर बढ़ना। तो ये दोनों फैक्टर जो होते हैं वो ग्रोथ के फैक्टर होते हैं, ठीक है। जो मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, वो सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल। और यहाँ पे देखा जाता है कि प्लांट्स में जो सेल ग्रोथ होते हैं या सेल डिवीजन होते हैं वो पूरे लाइफ टाइम होता है। इसीलिए वो जब देखिए तब बढ़ते रहेंगे, चाहे वो बचपन से लेके एकदम आखिरी एज तक, जब तक उनका लाइफ स्पैन होगा उनमें ग्रोथ होते रहेगी। और एनिमल्स में ग्रोथ होती हैं पर सर्टेन एज के बाद वो ग्रोथ बंद हो जाती हैं। तो कह सकते हैं कि सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस हॉस्ट सेल। लेकिन ये चीज़ देखा जाता है कि अगर किसी एनिमल्स को इंजरी होता है तो उस इंजरी की जगह नया सेल रिप्लेस होके आ जाता है। तो ये वाला ग्रोथ आपका चलेगा, पर वो ओवरऑल ग्रोथ जो होता है वो सर्टेन एज के बाद बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। और इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए इन विट्रो कल्चर्स किया गया है। मतलब बहुत सारे लैब में एक्सपेरिमेंट किया गया है जहाँ पे देखा गया है कि नंबर ऑफ सेल कैसे इंक्रीज होता है। उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करके देखते हैं कि अगर आज जो नंबर ऑफ सेल है वो अगर 2 दिन बाद देखा जाता है तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। आपके हायर एनिमल्स में अगर देखा जाए, हायर एनिमल्स और प्लांट में, तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हालांकि म्यूचुअल है पर वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है ये चीज़ कि जो उनका रिप्रोडक्शन है वही उनका ग्रोथ कहलाता है, क्योंकि वी ऑल नो दैट ग्रोथ इज द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल बनते हैं, तो उनका ग्रोथ भी वही होता है, रिप्रोडक्शन भी वही होता है, ठीक है। अगर हम इंक्रीज इन द बॉडी मास को कंसीडर करें ग्रोथ, तो ये चीज़ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होते हैं, इंक्रीज इन द बॉडी मास, ठीक है। जैसे आप सैंड पार्टिकल्स देख लीजिए या बोल्डर्स देख लीजिए या फिर आप माउंटेन्स देख लीजिए, उसके ऊपर हमेशा डिपोजिशन होता रहेगा, तो वो ग्रोथ के फैक्टर तो आएंगे उसमें। पर आपको अगर बताना है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि लिविंग थिंग्स में ग्रोथ इनसाइड होता है, फ्रॉम इनसाइड, और नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ क्या होता है, फ्रॉम आउटसाइड होता है। तो आगे देखते हैं। नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। मैंने बताया अभी कि माउंटेन्स, बोल्डर और सैंड माउंट्स, इन चीज़ों को लेंगे तो वो ग्रो तो करते हैं। चाहे वो आप देखे होंगे डेजर्ट में आज सैंड जो होते हैं उसका हाइट कुछ है, 10 दिन बाद कुछ हो जाता है, क्योंकि उसमें डिपोजिशन हमेशा होते रहते हैं विंड के थ्रू, एक एक पे दूसरा लेयर, दूसरे पे तीसरा लेयर चढ़ता जाता है, तो उसमें ग्रोथ होते हैं। तो लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होते हैं वो इनसाइड होते हैं। अभी अभी मैंने बताया ये चीज़। तो लेकिन अभी ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं मिल रहा है उतना, तो इस चीज़ को हम डिफाइन तभी कर सकते हैं
कि जब हम बताएं इस चीज़ को कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, और नॉन लिविंग थिंग्स का भी आपको ग्रोथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स तो है, पर इस चीज़ को कैसे टैक्सोनॉमिस्ट देखते हैं, तो उसमें क्या बताते हैं कि मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने प्रोजनी को, मतलब अपने नंबर ऑफ प्रोजनी को बढ़ाते हैं। मतलब एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसमें रिप्रोडक्शन का जो मतलब है वो यही चीज़ है कि प्रोजनी का, अपने प्रोजनी को जन्म देना। ठीक है। और वो प्रोजनी, चूंकि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और हमें पता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जीन्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया कैरेक्टर्स उत्पन्न करते हैं, या तो वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होंगे या थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है। इनवेरिएबल एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स आल्सो, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल पेरेंट्स होते हैं और फिर भी डिवाइड करते हैं, मतलब अपने नंबर ऑफ प्रोजनी बढ़ाते हैं। जैसे फंगी, उन्होंने क्या बताया है कि फंगी को स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, तो एक स्पोर्स में मिलियन ऑफ सेल्स हो जाते हैं, वो मिलियंस ऑफ सेल जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो स्पोर बर्स्ट होता है, और वो मिलियंस ऑफ सेल जहाँ जहाँ ग्रो करेंगे वहाँ वहाँ नया फंगी ग्रो कर जाता है। ठीक है। और भी लोअर ऑर्गेनिज्म में अगर जाते हैं, ईस्ट और हाइड्रा, तो ईस्ट और हाइड्रा का सिंपल प्रोसेस है प्रोडक्शन का बर्डिंग होना, मतलब वो अपने ही बॉडी से एक बर्ड्स के रूप में ग्रो करेंगे, उसके बाद वो बर्ड्स पेरेंट्स बॉडी से डिटैच होगा, उसके बाद दो नए ईस्ट का फॉर्मेशन होगा, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से हाइड्रा में भी होता है, हाइड्रा जो होते हैं आपके लगभग सी लेवल पे पाए जाते हैं, मतलब अंदर के सरफेस पे चिपके होते हैं हाइड्रा, ज़्यादातर रॉक्स में या फिर जो उसके अंदर आपके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसके ऊपर आपके चिपके होते हैं। ये हाइड्रा भी बर्डिंग के थ्रू ग्रोथ करते हैं। हाइड्रा से क्या होगा कि पेरेंट्स बॉडी से सबसे पहले एक बर्ड्स का ग्रोथ होगा, फिर बर्ड्स जब अपने जो फंक्शंस होते हैं अगर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो अगर अपने पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ फ्लैट बॉम्ब जैसे प्लेनेरिया, आपके प्लेनेरिया जैसे कुछ फ्लैट बॉम्ब होते हैं, उनमें रीजनरेशन होता है। रीजनरेशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी पार्ट है, अगर उसको कट करे तो दो पार्ट बनेगा, और दोनों पार्ट अगर पूरे पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में फुल्ली फंक्शनली ग्रो कर जाए तो वो आपके रीजनरेशन प्रोसेस में आ जाते हैं। ठीक है। और आपके फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेटेड द लॉस्ट पार्ट एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है। द फंगी एंड फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। और भी एग्जांपल है, जैसे फंगी है, फिलामेंटस एल्गी है, प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस है। ठीक है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखा जाए, जैसे बैक्टीरिया है, एल्गी है, अमीबा है, तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है उसका सिनोनिम्स उसका ग्रोथ से ही लिया जाता है। मैंने बताया है कि नंबर ऑफ अगर सेल बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो रिप्रोडक्शन भी ऐसे ही करते हैं, वो 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ाते हैं। तो उसमें हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का ऐसे कोई डिफरेंस नहीं कर सकते, एज सच कोई डिफरेंस होता नहीं है। ठीक है। Hence we notice that in single cell organisms we are not very clear about the usage of these two terms। देखिए अब जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अगर सिमिलर होगा तो दोनों को अलग अलग टर्म देने का कोई मतलब नहीं होगा, तो आप उसको ग्रोथ भी कह सकते हैं या रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब देखिए, ये तो कह सकते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक था, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे आपके इनफर्टाइल कपल्स, म्यूल्स, और उसके बाद स्टेराइल वर्कर बीज जो होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। ठीक है। ये कभी भी अपने जैसे प्रोजनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं कहा जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लेटिंग इटसेल्फ। हालांकि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप को रिप्लिकेट या रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हम ये रिप्रोडक्शन को लिविंग कैरेक्टर्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर्स नहीं मान सकते हैं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अगर इसको आपको बताना होगा तो उन एक्सेप्शंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा कैरेक्टर्स है आपका मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म जो होते हैं, जो आपके जितने भी बॉडी होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो किसी न किसी केमिकल्स के थ्रू बने होते हैं। अब वो केमिकल्स का डिग्रेडेशन होगा और उस केमिकल का फिर से फॉर्मेशन होगा। इन्हीं फॉर्मेशन और डिग्रेडेशन को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो इनके जो केमिकल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हाँ, वो साइज पे डिपेंड करते हैं, वो फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, वो आपके स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करते हैं, और एक साथ ह्यूमन बॉडी में हजारों केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा बनते हैं और हमेशा डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। ठीक है, और ये बनते भी हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं, और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी चेंज होते हैं। इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। दीज केमिकल कन्वर्जन ऑफ these chemical conversion are known as the metabolic reactions. ठीक है, there are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside the body, be they unicellular और multicellular, चाहे वो यूनिसेलर हो या मल्टीसेलर हो। ठीक है, सारे प्लांट्स, एनिमल, फंगी, माइक्रोब्स जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म को शो करते हैं। ठीक है, अगर मेटाबॉलिज्म को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जितने भी आपके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म के कहलाते हैं। ठीक है, और इसके कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। जितने भी यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, सब के अंदर ये चीज़ पाया जाएगा। ठीक है, और कोई भी नॉन लिविंग आपके मेटाबॉलिज्म को कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करते हैं। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि an isolated metabolic reaction outside the body of organism performed in test tube is neither non-living or living। देखिए, साइंटिस्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो एक्सपेरिमेंटल मेटाबॉलिज्म होगा, वो जो टेस्ट ट्यूब में कंडक्ट किया जाएगा, उसको ना लिविंग में माना जाएगा ना नॉन लिविंग में माना जाएगा। इससे क्या क्लियर होता है कि मेरे पास कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है मेटाबॉलिज्म के। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शंस। ठीक है, isolated metabolism reaction in vitro is not living things but surely living reaction। देखिए, लिविंग रिएक्शन तो होगा, जो जितने भी टेस्ट ट्यूब में मेटाबॉलिक परफॉर्म किए जाएंगे उसमें रिएक्शन तो होगा, पर वो नॉन लिविंग या लिविंग के कैटेगरी में नहीं आते हैं। ठीक है, तो पहला हमें जो मिला है फीचर्स, वो डिफाइनिंग फीचर्स इसका यही है। उसके बाद कह सकते हैं कि थर्ड हो गया। फोर्थ फीचर आप कह सकते हैं इसके कि ability to sense their surrounding or environment and response to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। देखिए, फोर्थ जो सारे लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है वो है कि अपने इन्वायरमेंट के स्टिमुली को रिस्पॉन्स करना, आइदर वो फिजिकली करे, केमिकली करे और बायोलॉजिकली करे। फॉर एग्जांपल अगर फिजिकली देखें तो बर्ड्स जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर सीजन में माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, वो जिस जगह में रहते हैं, जैसे साइबेरियन बर्ड्स का एग्जांपल ले, तो साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ होने लगता है तो वो मतलब क्या कहते हैं उसको, माइग्रेट करते हैं, इंडिया आते हैं। केमिकली भी बहुत सारे आपके रिएक्शन सोर्स करते हैं। ह्यूमन बॉडी में ही देख लीजिए आप कि अगर आप बहुत ज़्यादा आप गर्मी में है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी में है, तो गर्मी में क्या होता है, बॉडी आपका स्वेटिंग करा के बॉडी को कूल करने की कोशिश करता है, और ठंडी में क्या होता है कि मसल्स का सीवरिंग करा के आप फ्रिक्शन पैदा करके वो गर्म करने की कोशिश करता है। ये आपका केमिकल्स रिएक्शन हो गया। बायोलॉजिकल में क्या होता है कि सीधे सीधे वहाँ पे जीन का म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा स्पेसीज चेंज हो जाएगा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में। फिर है वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन, प्लांट रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर and other organisms, pollutants, etc. All organisms from the prokaryotes to most complex eukaryotes can sense the and responds to the environmental cues। देखिए, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। इसी 5 सेंस ऑर्गन से हम इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपके प्लांट्स के पास भी सेंस होते हैं, वो भी प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। लाइक लाइट, जैसे आपने सनफ्लावर को देखा होगा, जिधर सनलाइट होगा उधर ही सनफ्लावर का डायरेक्शन हो जाता है। वाटर से भी कुछ प्लांट्स अपना स्टिमुलस शो करते हैं, कुछ प्लांट टेम्परेचर से शो करते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी शो करते हैं अपना रिस्पॉन्स। पॉल्यूटेंट्स का एग्जांपल लाइक कुछ पेड़ों पे जो लाइकेन ग्रो करता है वो नॉन पॉल्यूटेड एरिया में होता है। जिस जगह पे लाइकेन अगर प्लांट्स पे ग्रो नहीं करता है तो वहाँ पे माना जाता है कि वो एरिया बहुत पॉल्यूटेड है। फिर
जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं या हायर यूकैरियोट्स में चले जाओ, सभी चीज़ में सेंस होगा और वो रिस्पॉन्ड करेंगे इन्वायरमेंटल क्यूज को, ठीक है। फोटो पीरियड अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। देखिए प्लांट्स तो सारे आपके फोटो पीरियड्स पे ही काम करते हैं, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही उनके फल आते हैं या फूल आते हैं, ठीक है। जो कुछ एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग, ये भी फोटो पीरियड्स में ही ब्रीड करते हैं, लाइक ये समर में करेंगे या विंटर में करेंगे, ठीक है। तो इससे कह सकते हैं ना कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो स्टिमुलस होता है उसको जब सेंस करते हैं तो बॉडी में केमिकल रिलीज होता है, इसी केमिकल से वो अपने आप को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग होते हैं। और ह्यूमन बीइंग को एक स्टेप उससे भी आगे है कि वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो खुद से भी अपने आप को भी कॉन्शियसनेस रखते हैं। मतलब उनके पास जो होता है दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। उनके पास एक ही ऐसा एनिमल है जो कि अवेयर ऑफ हिमसेल्फ है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, पहला तो मुझे पता चला मेटाबॉलिज्म उसका कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरा है कॉन्शियसनेस, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलरली सिर्फ लिविंग में ही होगा, नॉन लिविंग में नहीं होगा। इसके बाद दिया हुआ है कि अगर ह्यूमन बींग्स में आते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर उसका, इसीलिए उनमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो उसके लिविंग स्टेट को कैसे डिफाइन किया जाए। लाइक कोई भी पेशेंट अगर कोमा में है और उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे रखा गया है, और अगर दूसरा पेशेंट है ब्रेन डेड है, फिर भी उसको लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में रख के आप फंक्शन करा सकते हैं। तो हम ये दोनों में डिफरेंस नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कोमा में वाला लिविंग है या नॉन लिविंग है, या फिर ब्रेन डेड वाला लिविंग है या नॉन लिविंग है। तीसरा, वैसा पेशेंट भी होते हैं जो कोमा में जाने के बाद कभी अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाते हैं। तो हमें थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी होती है कि ह्यूमन बीइंग में लिविंग किसको बोले, नॉन लिविंग किसको बोल रहे हैं, ठीक है। और हायर क्लासेस में हम ये भी पता चलता है कि जितने भी लिविंग फेनोमेना होते हैं वो सारे इंट्रैक्शन के कारण होते हैं। मतलब अब इसको समझने के लिए यहाँ पे 2 एग्जांपल दिया गया है। जैसे आपके जो टिश्यू होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, जो टिश्यू होते हैं उनके कैरेक्टर्स और सेल के कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं, पर जब सेल जो होता है वो इंटरेक्ट करता है एक दूसरे से, अब जब टिश्यू की फॉर्मेशन करता है तो सारे सेल सिमिलर फंक्शन करते हैं। समझ आया। दूसरा क्या है दिया हुआ है कि आपके सेल ऑर्गेनेल्स का एग्जांपल है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं जिस भी चीज़ से बने होते हैं, यानी जो भी उनका मॉलिक्यूलर कंपोनेंट होता है, वो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट जो होता है वो सेल ऑर्गेनेल के जो फंक्शंस होते हैं दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शंस होता है वो उसके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट के फंक्शंस से डिफरेंट होगा, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूलर कंपोनेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया के, उनके फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया से मैच नहीं करते हैं, ठीक है। पर इंटरेक्शन करने के बाद सभी अगर मॉलिक्यूलर कंपोनेंट इंटरेक्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके बाद फंक्शन उसका सिर्फ सिमिलर हो जाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन होता है, ठीक है। These interaction result in the emergence property at a higher level of organization. This phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all the levels. देखिए इस इंट्रैक्शन के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि ये जो हायर लेवल ऑर्गेनिज्म होते हैं इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज कैसे हैं। तो वो ऑर्गेनाइज कैसे हैं, इंट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके बाद हम इसको समराइज करते हैं कि हम कह सकते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम होता है उनमें, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, एक अपने जैसा सेम प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। दूसरा क्या होता है कि उनके पास अपने आप को रेगुलेट करते हैं, आइदर वो फिजिकली करे, केमिकली करे, बायोलॉजिकली करे, ठीक है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ठंडी में हम लोगों अपने आप को होमोस्टेसिस स्टेट में रखने के लिए अपने आप को ढक के रखते हैं या फिर अपने आप को गर्म कपड़े से बचाते हैं, तो वो भी आपका रेगुलेशन ही हुआ। मतलब टेम्परेचर तो रेगुलेट कर रहे हैं ना, बाहर का टेम्परेचर कम है, अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग करते हैं। गर्मी में उल्टा होता है, फैन, एसी, कूलर्स का यूज़ करके अपने आप को रेगुलेट करते हैं, ये तो ह्यूमंस करते हैं। और लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हाइबरनेट कर जाते हैं। उसके बाद जिनके पास खुद का सेंस नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे अपना रेगुलेशन के लिए, ठीक है। और नो एक्सेप्शंस इज ऑफ दिस द रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, तभी हम उस चीज़ को लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। अब
बायोलॉजी क्या है उसके बारे में तो सबको पता है कि स्टडी ऑफ द लाइफ या स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ अर्थ पे उसकी स्टोरी है। तो जितने भी और भी टेक्सोनॉमिस्ट बताते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, सभी एक दूसरे से लिंक हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होके दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है, वो ऑर्गेनिज्म तभी इवॉल्व होकर दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई होता है। जैसे लोग कहते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट भी बताते हैं इन चीज़ों को, कि डायनासोर ही जो है कि छोटे होके लिजर्ड बन गए या क्रोकोडाइल का फॉर्मेशन किए। तो इस चीज़ को देखा जाए तो है तो लिंक एक दूसरे से सभी, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है, ये टैक्सोनॉमिस्ट या साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनमें शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि सेम है ऑर्गेनिज्म ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पहले थे अभी भी वही इवॉल्व होके बने हुए हैं, तो जेनेटिक मटेरियल तो सेम होगा। इस चीज़ का तो स्टडी हो चुका है। तो भले वो बहुत वेरी करते हों, बहुत ज़्यादा वेरी करते हों, उनका साइज बहुत बड़ा था डायनासोर का, लिजर्ड का साइज बहुत छोटा है, पर जेनेटिक मटेरियल तो सेम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है वो सभी एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आज के लिए बस पहला ही टॉपिक रखते हैं। आई होप जितना मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।